हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PS क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूटन के गति के दूसरे नियम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम को। ठीक है, एक बार मैं आपको बताता चलूँ बच्चों कि न्यूटन का गति का जो प्रथम नियम है मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने संवेग को भी इसमें समझा दिया है। इससे पिछले वीडियो लेक्चर जो था मेरा संवेग का ही था। ठीक है, तो वो दो लेक्चर जिन लोगों ने नहीं देखे उन लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट ये है कि अगर न्यूटन के गति के दूसरे नियम को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो मेरे उन दो लेक्चर को जरूर देखें फ्रेंड। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को और समझते हैं किसी न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या होता है फ्रेंड। ठीक है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम हमसे कहता है बेटा, इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है, किसी वस्तु के संवेग के, बात को समझे, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर, ठीक है, वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। ठीक है, और देखिए आइए मैं आपको स्टेटमेंट से समझाता हूँ आप लोगों को, और मैं अभी डायग्राम बनाकर भी समझाऊंगा करियर में बोलना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से। देखिए, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है, यानी संवेग में जो परिवर्तन आएगा वो बल की दिशा में ही आएगा। मैं आप देखिए डायग्राम बनाकर आपको समझाऊंगा। देखिए, स्टेटमेंट का आधार पर जो फार्मूला है F = P2 - P1 अपॉन डेल्टा टी, जहाँ F क्या वस्तु पर लगाया हुआ फोर्स है, P2 है वस्तु का अंतिम संवेग, P1 है आपका वस्तु का प्रारंभिक संवेग, और डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, जिन लोगों को संवेग के बारे में नहीं पता है संवेग क्या है स्टूडेंट, ठीक है, इससे जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में है ना, इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने संवेग का ही वीडियो डाला था। ठीक है, उसको इसीलिए आपसे थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि आपको न्यूटन की गति के दूसरे नियम को बहुत अच्छे से समझना है तो आपको संवेग के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो जिन लोगों ने वीडियो लेक्चर मेरा देखा है उनका बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं देखा है वो डायरेक्ट इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, देखिए उन लोगों को फिर से समझाना चाहता हूँ कि संवेग क्या होता है। ठीक है, संवेग को बता रहा हूँ, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, उस वस्तु का संवेग कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ संवेग की परिभाषा, किसी वस्तु के द्रव्यमान, ठीक है, और वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का कहते हैं बेटा संवेग कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए बेटा हम बात करते हैं। देखिए मान लीजिए बेटा ये कोई वस्तु है, ये किसी प्लेन पर रखी है, ऐसे मान लीजिए बेटा ये कोई वस्तु है ये, और ये किसी प्लेन पर रखी है, ये वस्तु है ये वाली। ठीक है, मान लीजिए इसकी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या बेटा, m है। ठीक है, अच्छा अब ये वस्तु मान लीजिए स्टार्टिंग में यानी विराम अवस्था में है, तो इसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो क्या होगा बेटा, u होगा। क्या होगा, u। आप लोग जानते हैं कि वस्तु के प्रारंभिक वेग को, ठीक है, हम क्या लिखते हैं बेटा, स्मॉल u से लिखते हैं। ठीक है, तो इस वस्तु का जो संवेग होगा, ठीक है, रेस्ट की अवस्था में यानी P1, जैसे मैं नाम दूंगा, ये हो जाएगा m और u। ठीक है, ये मैंने अभी क्यों बताया, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, संवेग की परिभाषा ये कहती है किसी वस्तु के द्रव्यमान यानी m, ठीक है, और उस वस्तु के वेग यानी आप देख रहे हैं स्मॉल u के गुणनफल को उस वस्तु का कहते हैं बेटा संवेग कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं दो कंडीशन ले रहा हूँ, इसमें दो कंडीशन लूंगा वस्तु की। एक कंडीशन मैं लूंगा कि जब वस्तु क्या है, विराम अवस्था में है। ठीक है, तो आपका जो संवेग रहेगा वो कितना रहेगा, m u के बराबर रहेगा। ठीक है, अच्छा अगर हम इस वस्तु पर क्या लगा दें बेटा, हम कोई फोर्स लगा दें किसी भी न्यूटन का, मान लीजिए फिर से मैं वस्तु ये रख रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए वस्तु पर फिर से बेटा आपकी ये आ गई। ठीक है, अब देखिए अब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूँगा, जब इसमें मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो आप क्या होगा कि ये किसी न किसी वेलोसिटी से, ठीक है, बल की डायरेक्शन में गति करना शुरू कर देगी। देखिए क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को, देखिए ये डिस्टेंस, ये आप लोगों ने क्या किया कि हमने अभी तक इसमें कोई बल नहीं लगा था, यानी कि विरामावस्था में थी, तो इसका संवेग कितना था, m × u के बराबर था स्टैंड। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका द्रव्यमान क्या, फिर से वही द्रव्यमान, m तो द्रव्यमान है, यानी यही वस्तु ही है, लेकिन इसको फोर्स लगाया जा रहा है, यानी यहाँ से अप्लाई क्या हो रहा है, यहाँ से फोर्स से अप्लाई हो रहा है इस पर। ठीक है, तो जैसी बात है बेटा कि ये इस तरह की ओर क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, यानी कहने का मतलब ये, जैसे ही हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे यानी बल लगाएंगे तो ये बल की दिशा में क्या हो जाएगी, प्रतिस्थापित हो जाएगी, यानी विस्थापित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इस स्थिति में जो संवेग होगा, इस स्थिति में जो बेटा संवेग होगा इस वस्तु का यानी P2, ठीक है, हो जाएगा m × v। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, अपनी बात को समझे। मान लीजिए ये कोई वस्तु थी जो विराम अवस्था में थी। क्या थी बेटा? विराम अवस्था में थी। विराम अवस्था का मतलब जो वस्तु थी वो एक जगह रुकी हुई थी, यानी रेस्ट पर थी। जब वस्तु विराम अवस्था में होती है तो उसका जो वेग लिखा जाता है प्रारंभ में, वो यू से लिखा जाता है। द्रव्यमानता आपका एम यही है। और इन दोनों का जो गुणनफल होता है वही क्या होता है आपका बेटा? संवेग होता है। तो ये जो संवेग है, जब वस्तु विराम अवस्था में थी तब ये संवेग है P1, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, वस्तु पर आप क्या फोर्स अप्लाई कर दिया, यानी जब फोर्स अप्लाई किया स्टैंड, तो ये थोड़ा क्या होगा, बल की दिशा में क्या होगी, विस्थापित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अब इस स्थिति में जो संवेग होगा, द्रव्यमान तो वही सेम है द्रव्यमान है, लेकिन अब वेग क्या है इसका? वेग भी हो गया, यानी u क्या था? प्रारंभिक वेग, b क्या है इसका? अंतिम वेग। तो अंतिम संवेग क्या होगा इसका? अंतिम संवेग होगा m इंटू v, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए P1 और P2 के मान हम कहाँ लिखेंगे बेटा? यहाँ पे लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। देखिए P1 और P2 के मान प्लॉट कर दीजिए। देखिए F इजिकल टू हो जाएगा स्टैंड समानुपाती। देखिए P2 का मान देखिए पहले अंतिम में से प्रारंभिक बताते हैं, डिफरेंस निकालते हैं तो अंतिम में से प्रारंभिक, ठीक है। अंतिम समय यानी P2 का कितना? MB माइनस और P1 अंतिम प्रारंभिक समय क्या आपका? MU, ठीक है स्टैंड। और ये जो डेल्टा टी है बेटा आपका वो ये रहा स्टैंड, ठीक है। अच्छा आप देख रहे स्टैंड के यहाँ से M कॉमन आ रहा है, M यहाँ से कॉमन हो रहा है, ले लीजिए कॉमन। तो ये हो जाएगा स्टैंड F समानुपाती, ठीक है। M मैंने कॉमन लिया इसमें से, ठीक है। तो यहाँ से रह जाएगा V माइनस U, ठीक है। और ये डेल्टा T, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब ये क्या बेटा, इस चीज़ को समझे, परंतु मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वट B माइनस U अपॉन डेल्टा T, यानी क्या ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और अपॉन में क्या समांतराल, यानी कहने का मतलब ये है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर, यानी अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग क्या हो रहा है? घट रहा है। बात समझ आ रही है? और नीचे क्या आ रहा है बेटा? समय आ रहा है। और जब भी नीचे डेल्टा टी आता है, समय आता है, तो वहाँ पर दर की बात चलती है। क्या बेटा? दर की बात चलती है। और दर किसकी? वेग की, यानी बी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी है, यह वेग परिवर्तन की दर। और वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं बेटा? त्वरण कहते हैं। क्या बेटा? त्वरण कहते हैं। यानी ये जो बी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी है, ये क्या बराबर है बेटा? ए के बराबर है, यानी वस्तु का त्वरण, यानी किसी न किसी त्वरण से ये आगे को जा रही है स्टैंड, ठीक है। क्या ये वस्तु का त्वरण, मैं लिख देता हूं त्वरण, ठीक है स्टैंड। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, b माइनस यू अपॉन डेल्टा टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा बेटा? a लिख दूंगा। और ये क्या है यहाँ पे? वस्तु का त्वरण स्टैंड, ठीक है। चलिए लगाते हैं फार्मूला। F इजिकल टू समानुपाती, ये m देखिए आ रहा, ठीक है। अब देखिए b माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, इस सारे की जगह देखिए मैं डॉट कर रहा हूँ लाइन, इसकी जगह क्या आएगा बेटा? इसकी जगह आएगा बेटा आपका a आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। तो ये देखिए अब यहाँ जब a आ गया तो बेटा इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात को समझे मेरी बात? m आपका सेम मैंने कॉपी किया, b माइनस यू अपॉन डेल्टा टी क्या इक्वल है बेटा? ये a के इक्वल है, यानी वस्तु का त्वरण, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा बेटा a, ठीक है। हम करेंगे क्या बेटा? हम देखिए ये जो समानुपाती का साइन आप देख रहे हैं स्टैंड, अब हम इसको हटाएंगे, इसकी जगह क्या लगाएंगे? बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और जब बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई एक कांस्टेंट अच्छी लगाते हैं। चलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखिए F इजिकल टू हो जाएगा, देखिए बराबर का साइन लगाया तो यहाँ पे हमने कोई ना कोई कांस्टेंट के लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा? के लगा दिया, ठीक है। और ये हो गया बेटा आपका M और ये हो गया बेटा आपका A, ठीक है। जहाँ के क्या एक समानुपाती नियतांक, मैं लिख देता हूँ, जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, ठीक है स्टैंड। अच्छा अब देखिए प्रयोगों द्वारा इस के का जो मान है वो कितना? बन है। कितना बेटा? बन। ये कैसे बनाएगा? देखो f का मान बनने को रख देंगे, m का मान बनने को और एक a का मान बनने को, तो k का मान कितना आ जाएगा? ये का मान, इसका मान ही बन ही आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं, आप इतना ही लिखेंगे जो मैं बता रहा हूँ। प्रयोगों द्वारा k का मान कितना हो जाएगा बेटा? बन हो जाएगा। तो लिखेंगे बाई एक्सपेरिमेंट या प्रयोगों द्वारा जो k इक्वल टू है वो कितना बेटा? बन। जब k इक्वल टू बने तो बन लिखेंगे तो k साइलेंट हो जाएगा। तो फाइनली आप पे रहेगा बराबर f बराबर रहेगा स्टैंड m a। तो स्टैंड ये है फ्लेमिंग का द्वितीय नियम स्टैंड, ठीक है। फ्लेमिंग का द्वितीय नियम का स्टेटमेंट क्या है? देखिए एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए अब देखिए आपका फार्मूला जो आ चुका है, मेन फार्मूला यही होता है फ्लेमिंग के दूसरे नियम का, सॉरी
न्यूटन के दूसरे नियम, माफ कीजिएगा मैं पहले में बोल गया, न्यूटन के दूसरे नियम का जो मेन फार्मूला होता है F बराबर ma के इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन अब इसका देखिए वेक्टर रूप लिखना चाहें तो वेक्टर रूप भी पूछ लिया जाता है कई बार, यानी इसका हम सदिश रूप लिख रहे हैं। सदिश रूप क्या होता है, देखिए इसका वेक्टर फॉर्म क्या होती है इसकी, सदिश रूप। तो सदिश रूप में जो क्वांटिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है उसमें हम वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे, यानी बल एक सदिश राशि है तो बल पे हम क्या F पर क्या लगाएंगे, हम वेक्टर का साइन लगाएंगे, बराबर क्या ये द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है एक स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है, तो इसमें हम वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे। लेकिन ए एक सदिश राशि है, ठीक है, तो इसमें वेक्टर का साइन लगाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इसका क्या बेटा, ये सदिश रूप है, ये इसका क्या बेटा, ये इसका सदिश रूप है इस नियम का। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करने आता है। अगर न्यूटन का गति का दूसरा नियम आपसे पूछा जाए बच्चों तो इतना ही आपको प्रूव करने आता है। आइए देखिए, हम आपको दोबारा इसका रिवीजन करा देता हूं कि कंडीशन क्या है। देखिए गति का दूसरा न्यूटन का गति का दूसरे नियम का जो स्टेटमेंट है वो ये कहता है बेटा, किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर, ठीक है, उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, ठीक है। अच्छा देखिए मैंने लिखा किसी वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, और यह है परिवर्तन बल की दिशा में होता है, यानी जिधर को हम बल लगाएंगे उधर को संवेग में परिवर्तन आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा फार्मूले मैंने अप्लाई कर दिया, अल्फा F इजिकल समानुपाती P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा टी, जहाँ P2 क्या है वस्तु का अंतिम संवेग है, P1 क्या है वस्तु का प्रारंभिक संवेग है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब देखिए प्रारंभिक संवेग हमने mu क्यों लिखा, क्योंकि वस्तु का जो प्रारंभिक वेग होता है वो u से लिखा जाता है, ठीक है, तो u आ गया, m आपका ये आ गया, क्योंकि संवेग की परिभाषा यही तो होती है वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग का गुणनफल। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो प्रारंभिक संवेग ये रहेगा, अंतिम संवेग ये रहेगा, घटाते हैं हम अंतिम में से प्रारंभिक यानी P2 माइनस P1। मैंने P2 माइनस P1 दोनों P2 और P1 की दोनों वैल्यू डाल दी यहाँ से, ठीक है। दोनों के लिए m कांस्टेंट है, मैंने आपका m को मैंने कॉमन ले लिया स्टूडेंट, ठीक है, कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा b माइनस यू बचेगा, यहाँ से b यहाँ से u अपॉन ये डेल्टा। परंतु ये जो b माइनस यू अपॉन डेल्टा टी होता है, b माइनस यू अपॉन डेल्टा टी होता है, ये a के बराबर होता है। a क्या होता है वस्तु का त्वरण होता है स्टूडेंट, वस्तु का त्वरण होता है, ठीक है। तो इसी तरह मैं क्या पोर्ट कर दूंगा बेटा, a पोर्ट कर दूंगा, और जब मैं इसकी a पोर्ट करूंगा स्टूडेंट तो ये हो जाएगा m, तो ये सेम आ जाएगा और इसकी पूरी क्या आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर इसके समानुपाती को साइन को हटाएंगे, कोष्टक आइस लगाएंगे k, ठीक है, जहां k क्या है समानुपाती नियतांक है, फिर वो तरह का मान कितना होता है बेटा 1 होता है। जब मैं 1 लिखूंगा तो यहाँ से साइलेंट हो जाएगा, F बराबर ma के इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा और मात्रक पूछने जाए तो मात्रक इसका न्यूटन होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये बात मेरी आपको समझ में आ चुकी होगी बच्चों, ठीक है। अगर हम इसका सदिश रूप में देखना चाहें तो सदिश रूप भी इसका सदिश रूप होता है बेटा, F के ऊपर वेक्टर यानी बल के ऊपर वेक्टर, बल सदिश राशि है, F बराबर m और इंटू a के ऊपर वेक्टर साइन लगाएंगे क्योंकि a भी एक सदिश राशि होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो यही आपका न्यूटन का गति का दूसरा नियम है स्टूडेंट। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये बच्चे अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, और वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक है, टॉपिक आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस प्रकार की वीडियो आप लोगों के लिए अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।